अच्छा, सोचिए जरा, किसी चीज को हमेशा हमेशा के लिए अमर कैसे बनाया जा सकता है? क्या बड़े बड़े पत्थर के स्मारक बनाकर या सोने से मढ़े हुए महल खड़े करके? विलियम शेक्सपियर अपने सोनेट 55 में एक बिल्कुल ही अलग और हैरान कर देने वाला जवाब देते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। कविता की शुरुआत में ही हमें दो रास्ते दिखाए जाते हैं। एक तरफ है संगमरमर के शानदार स्मारक जो भले ही कितने भी मजबूत दिखें, समय के साथ टूट कर खत्म हो ही जाते हैं। और दूसरी तरफ है ये छोटी सी कविता। कवि का दावा है कि ये कविता न सिर्फ खुद हमेशा जिंदा रहेगी, बल्कि जिसके लिए ये लिखी गई है उसे भी अमर बना देगी। तो बस यही है इस सोनेट का मुख्य तर्क, पत्थर बनाम कविता। और यहाँ कवि एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं साहसी दावा करते हैं। ये पहली लाइन ही अपने आप में एक सीधी चुनौती है। सोचकर देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों की याद में बनाए गए आलीशान स्मारक भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ये कविता, ये चंद शब्द हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। तो अगर ये स्मारक टिक नहीं सकते, तो सवाल उठता है कि भाई क्यों? ऐसी कौन सी विनाशकारी ताकतें हैं जो इन मजबूत दिखने वाले स्मारकों की दुश्मन हैं? चलिए देखते हैं। आखिर इन स्मारकों का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? क्या है वो शक्ति जो सबसे मजबूत इमारतों को भी गिरा सकती है? कवि इसका जवाब बहुत साफ साफ देते हैं। असल में 3 मुख्य दुश्मन हैं। पहला है समय, जो धीरे धीरे हर चीज को कमजोर कर देता है, उसे घिस देता है। दूसरा है मौसम का कहर, तेज हवा और बारिश जो पत्थर को भी काट सकते हैं। और तीसरा, शायद सबसे भयानक दुश्मन है युद्ध, जो एक झटके में सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये लाइन दिखाती है कि कैसे इंसानों के आपसी झगड़े, उनके युद्ध पूरे के पूरे इतिहास को मिटा देते हैं। युद्ध की आग और तलवारें सिर्फ इमारतों को नहीं जलाती, बल्कि उनमें बसी यादों को भी हमेशा के लिए राख कर देती हैं। इससे एक बात तो साफ है, ये भौतिक दुनिया बहुत नाजुक है। तो अगर पत्थर और धातु इतने ही कमजोर हैं, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर कवि हमें कविता की असली ताकत दिखाते हैं। एक ऐसा जीवित रिकॉर्ड जो हर तरह के विनाश से पूरी तरह सुरक्षित है। और यही तो कविता का जादू है। जहां बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, वहीं शब्द बच जाते हैं। उन्हें आग जला नहीं सकती, तलवारें उन्हें काट नहीं सकती, और समय का तो उन पर कोई असर ही नहीं होता। वो तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। तो ये अमरता की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? देखिए, ये बहुत सरल है। सबसे पहले कवि किसी याद को शब्दों में कैद कर लेता है। फिर भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उस कविता को पढ़ती हैं, और जब वो उसे पढ़ते हैं तो वे उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसके बारे में ये लिखा गया है। और बस इस तरह वो याद, वो स्मृति हमेशा के लिए जिंदा रह जाती है। अब आता है कविता का सबसे बड़ा वादा, एक तरह से कह सकते हैं एक अंतिम शपथ। तो ये वादा आखिर किसके लिए है? कविता में जिसे आप या तुम कहा गया है, वो असल में कवि का कोई बहुत प्रिय मित्र या शायद कोई प्रेमी है। और यही बात इस वादे को और भी ज्यादा व्यक्तिगत और शक्तिशाली बना देती है। तो इस पूरी कविता का सार क्या निकलता है? पहली बात, कला और साहित्य अमर हैं। दूसरी, शब्द इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों यानी युद्ध, समय और प्रकृति से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, साहित्य में सहेज कर रखी गई यादें पत्थर के किसी भी स्मारक से कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिकती हैं। और कविता इन शक्तिशाली पंक्तियों के साथ खत्म होती है। कवि कहते हैं कि जब तक दुनिया का अंत यानी जजमेंट डे नहीं आ जाता, तब तक उनका प्रिय व्यक्ति इस कविता में जीवित रहेगा और इसे पढ़ने वाले प्रेमियों की आंखों में हमेशा बसता रहेगा। ये अमरता का सबसे बड़ा और अंतिम वादा है जो कोई कर सकता है। तो अगर ये अध्याय व्याख्या आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और बाकी छात्रों के साथ शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से क्लास 10 के और भी विद्यार्थियों तक ऐसे नोट्स और एक्सप्लेनेशंस आसानी से पहुंच सकेंगे।